गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सैपऊ धौलपुर से। बीए तृतीय वर्ष में हम सेकंड पेपर भारत का भूगोल में भारत के प्रमुख भौतिक स्वरूपों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको भारत के कौन कौन से भौतिक स्वरूप हैं उनमें सबसे पहले हिमालय के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और उत्तर भारत के विशाल मैदान के विस्तार और उसके निर्माण उद्भव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका विभाजन किस तरीके से किया गया है, कौन कौन से क्षेत्रों में से बांटा गया है, इसके अलावा इसका हमारे लिए क्या महत्व है, अर्थात भारत में इसका क्या महत्व है, कितना ये उपयोगी है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर भारत के विशाल मैदान के विभाजन की बात करें तो इसका भौतिक विभाजन देखते हैं। भौतिक विभाजन में जैसा आप सभी जानते हैं कि एक मैदानी क्षेत्र है और कैसा है, समतल मैदानी क्षेत्र, जो बहुत सारी जो नदियां हैं उनके द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है उसके द्वारा निर्मित है। इस पर कहीं कहीं जो पर्वतपदीय क्षेत्र हैं, अर्थात ऐसे क्षेत्र पर्वतपदीय क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर पहाड़ मैदान से आके मिलता है, यानी जो उसका ढलान है वो कम होता है और मैदान में जाकर के मिल जाता है। तो ऐसे एरियाज़ में बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े मिलते हैं, जबकि जो निम्न क्षेत्र हैं उसमें छोटे छोटे बारीक कण मिलते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो उत्तर से दक्षिण तक जो विशाल मैदानी क्षेत्र है उसका जो भौतिक स्वरूप है वो अलग अलग देखने को मिलता है। यानी कहीं तो बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी है, कहीं पर कंकड़ पत्थर बड़े आकृति के, कहीं छोटे आकृति के हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सबको आधार मानते हुए जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसे 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है भावर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, तीसरा है बांगर प्रदेश, चौथा है खादर प्रदेश और 5वां है डेल्टाई प्रदेश। सबसे पहले बात करते हैं भावर प्रदेश के बारे में कि भावर प्रदेश क्या होता है। इसका विस्तार है शिवालिक हिमालय के गिरिपथ क्षेत्रों में, अर्थात जहाँ शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है और जहाँ पर पर्वत खत्म हो रहा है वहाँ उस एरिया में इसका विस्तार चालू होता है। पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता नदी तक इसका विस्तार देखा जाता है। इसकी चौड़ाई है 8 से 16 किलोमीटर के मध्य। इसका निर्माण हुआ है हिमालय से जो नदियाँ आई हैं उनके द्वारा, जो कंकड़ पत्थर यानी भारी जो पत्थर हैं और बजरी है उसके द्वारा। यही कारण है कि इसमें से जो भी नदियाँ गुजरती हैं वो छोटी छोटी नदियाँ इसमें ख़त्म हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। बड़ी नदियाँ कई बार धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार के चट्टानी क्षेत्र को पंजाब में भावर कहते हैं और असम में दुआर कहते हैं। यानी ये गिरिपदीय क्षेत्र में मिलता है और ये कैसा क्षेत्र है, चट्टानी क्षेत्र है। चट्टानी क्षेत्र होने के कारण बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े हैं, जिसके कारण इसमें जो नदियां हैं वो प्राय कैसी हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। सेकंड आता है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश का विस्तार है भावर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर के बीच में। भावर में विलुप्त नदियां इस क्षेत्र में कई धाराओं में प्रकट होती हैं जो निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं, अर्थात भावर क्षेत्र में जो नदियां विलुप्त हो गई हैं दोबारा से फिर तराई प्रदेश में आकर के वो प्रकट होना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन वो धाराओं के रूप में बहती, मतलब एक निश्चित बड़ी नदी के रूप में ना बहकर छोटी छोटी उपधाराओं में बहती हैं। ये क्षेत्र होता है नमी और दलदली वाला। यहाँ पर घने जंगल भी मिलते हैं और बहुत सारे वन्य जीव भी मिलते हैं। इसी क्षेत्र में दुधवा, काजीरंगा और मानस जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो स्थित हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है, यहाँ पर वन जो पाए जाते हैं उन्हें काट काट कर इसे कृषि क्षेत्रों में तब्दील किया जा रहा है। और ऐसे तराई प्रदेशों में गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मिट्टी में जो है वो नमी बनी रहती है और गन्ने की फसल के लिए क्या ज़रूरी है, मिट्टी का नमी युक्त होना। तो ये जो क्षेत्र है मेनली अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में इसका विस्तार ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं भावर और तराई के बीच में अंतर की, यानी दोनों क्षेत्रों में अंतर क्या है। जैसा कि मैंने बताया, जो भावर प्रदेश है वो तो है शिवालिक पर्वत के दक्षिण गिरिपथ में सिंधु से तिस्ता नदी तक, और तराई प्रदेश है भावर के भी दक्षिण में उसी के समानांतर। तराई प्रदेश की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक है 10 से 20 किलोमीटर, जबकि भावर प्रदेश की चौड़ाई है 8 से 16 किलोमीटर। तराई प्रदेश का निर्माण हुआ है छोटे कणों वाले जलोढ़ों से, उनके निक्षेप से, जबकि भावर प्रदेश का निर्माण हुआ है बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ और बजरी से। भावर प्रदेश में अधिकांश नदियां विलुप्त हो जाती हैं, जबकि तराई क्षेत्र में नदियां जो भावर प्रदेश में विलुप्त हुई हैं वो वापस से प्रकट हो जाती हैं।
भाबर क्षेत्र कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि तराई क्षेत्र कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। कभी कभी एग्जाम में जो है इस तरह के छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में और 3 नंबर में, तो इसलिए मैंने साथ के साथ यहाँ क्लियर कर दिया है कि आप अगर अंतर लिख के आए तो इस तरीके से आराम से आप अंतर लिख के आ सकते हैं। इन दोनों के बाद जो तीसरा प्रदेश आता है वो आता है बांगर प्रदेश। बांगर का निर्माण होता है पुराने जलोढ़ से, यानी पहले जो नदियों के द्वारा बहुत ज़्यादा पुराने जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है उसके द्वारा, और ये उच्च क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर बाढ़ का पानी आसानी से नहीं पहुँच पाता है। पुराने जलोढ़ों को बांगर कहते हैं, इसको भांगर मृदा भी कहते हैं। इनमें चूने की छोटी छोटी संग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिन्हें कंकड़ कहते हैं। इस प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में मृदा की जो प्रकृति होती है वो लवणीय भी होती है और क्षारीय भी होती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में रेह, कल्लड़ या धूड़ नाम से कहते हैं। तो सिंपल सा है, ऐसे मैदानी क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी आसानी से नहीं पहुँच पाता है, उसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं। सेकंड आता है खादर। नेक्स्ट जो इसके बाद आता है यानी 4th नंबर पे, बांगर से जस्ट ये उल्टा है। खादर प्रदेश वो क्षेत्र है जो कम ऊंचाई वाला है और जहाँ पर नदियों के बाढ़ का पानी आसानी से पहुँच जाता है, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में प्रति वर्ष बाढ़ आती है। इनका निर्माण नई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा होता है, क्योंकि जब बार बार बाढ़ आ रही है तो नदियों के साथ क्या आ रहा है, बार बार मिट्टी आ रही है। जबकि बांगर क्षेत्रों में नदियों के बाढ़ का पानी कम पहुंचता है या पहुंच ही नहीं पाता, तो वो किससे निर्मित है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। तो ये जो खादर प्रदेश हैं इनको खादर या बैट भी कहते हैं। कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ है और सघन कृषि कार्य जो है वो यहाँ पर किया जाता है। अब बात करते हैं बांगर और खादर में अंतर की। ज़्यादातर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहला अंतर तो हुआ, बांगर में पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है जबकि खादर में नई जलोढ़ मिट्टी मिलती है। खादर प्रदेश में नदियों के किनारे तथा निम्न ऊंचाई के जो क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, नदियों के किनारे वाले होते हैं और निम्न ऊंचाई के होते हैं, जबकि बांगर प्रदेश में नदियों से दूर क्षेत्र होते हैं और ऊंचे होते हैं। खादर की मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि प्रतिवर्ष नदी के द्वारा बार बार उपजाऊ मिट्टी लेकर के आई जा रही है, लेकिन जो बांगर प्रदेश है उनमें जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है क्योंकि पुरानी है, बार बार उसका क्या नहीं हो रहा है, नवीनीकरण नहीं हो रहा है। बांगर प्रदेश में कैल्शियम कार्बोनेट युक्त छोटी छोटी संग्रंथियाँ मिलती हैं जिसे कंकड़ कहते हैं, जबकि खादर प्रदेश में कंकड़ों का अभाव होता है। बांगर प्रदेश कृषि के लिए उतने उपयुक्त नहीं है जितने कि खादर प्रदेश हैं। खादर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। खादर प्रदेश को पंजाब में बैट कहते हैं जबकि बांगर को कहते हैं धाया। इसके बाद जो 5वां लास्ट विभाजन है वो आता है डेल्टाई प्रदेश, जो कि कहाँ मिलेंगे, नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में। तो मेनली इनका विस्तार है खादर प्रदेशों में, जहाँ पर नदियाँ समुद्र में जाकर के मिलती हैं तो लास्ट में अपने मुहाने बनाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो भूमि का ढाल होता है वो बहुत ही कम होता है, जिससे नदी जो होती है उसका जो प्रभाव होता है वो भी कैसा होता है, कम, जिसके कारण ये जो नदियाँ अपने साथ जितने भी कंकड़ पत्थर बहा करके लाती हैं उनको धीरे धीरे अपने मुहाने में ले जा करके जमा करने लगती हैं। जब वो नदी उन कंकड़ पत्थरों को जमा करती है तो वहाँ पर जमा करने के बाद वो कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे नदी वितरिकाएँ कहते हैं। जैसे कि हुगली नदी है तो ये किसकी वितरिका है, गंगा नदी की। डेल्टाई जो प्रदेश है उसे उच्च भूमि को चार, उसमें जो ऊंची उठी हुई भूमि होती है उसे चार कहते हैं, और इसमें जो दलदली क्षेत्र होता है उसे कहते हैं बिल। तो इस तरीके से भौतिक रूप में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसको बांटा गया है 5 भागों में। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रीय विभाजन के बारे में। वो तो हमने भौतिक आधार पर किया, यानी किस तरह से बनी हुई है। अब हम जब क्षेत्रीय विभाजन करेंगे तो इसमें जो उसकी क्षेत्रीय विभिन्नता है और जो उच्चावच है उसके आधार पर करेंगे, साथ ही इसे राज्य स्तर पर देखेंगे, यानी कौन सा राज्य इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस आधार पर 4 भागों में से बांटा है, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सबसे पहले आता है पंजाब हरियाणा का मैदान। इसका विस्तार है पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली तक। यमुना और रावी नदी के बीच में स्थित है। मेनली इसका निर्माण हुआ है सतलज, व्यास और रावी नदियों के निक्षेप से। इसका क्षेत्रफल है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। औसत ऊंचाई समुद्र तल से है 250 मीटर। उत्तरी पश्चिमी भाग में ये 300 मीटर तक ऊंचा पाया जाता है। इसके अगर ढाल की बात करें तो इसका सामान्य ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर।
यहाँ पे जो शिवालिक पर्वत है उससे निकलने वाली छोटी नदियों को चौस कहते हैं। ये मैदान जो है मुख्य रूप से बांगर से निर्मित है। हालांकि नदियों के किनारे एक सकरी पट्टी बाड़गर क्षेत्र खादर भी पाया जाता है जिसे बेट कहते हैं। इसमें जो पंजाब हरियाणा का मैदानी क्षेत्र है इसमें एक दोआब क्षेत्र भी मिलता है। दोआब क्या होता है? दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है, अर्थात दो नदियाँ बह रही हैं, एक जैसे एक लेफ्ट में बह रही है, एक राइट में बह रही है, तो उनके बीच में थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र होता है जो मिट्टी के जमाव से बनता है, तो उस बीच वाले क्षेत्रों कहते हैं हम दोआब। जैसे कि पंजाब दोआब है, तो इसमें जैसे पंजाब के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियों से निर्मित है पंजाब क्षेत्र। इसमें पहला आता है विस्ता दोआब। विस्ता दोआब हो गया व्यास और सतलज नदी के बीच। बारी दोआब व्यास और रावी नदी के बीच। रचना दोआब रावी और चिनाब नदी के बीच। और लास्ट आता है चाच दोआब, चिनाब और झेलम के बीच में। इसके बाद में आता है दूसरा राजस्थान का मैदान, जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है, यानी और भारत पाकिस्तान की सीमा तक भी इसका विस्तार है। पहले से ही था, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जो पूर्वी भाग है वो तो आर्द्र हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो राजस्थान है, जब हम उसका भौतिक विभाजन पढ़ते हैं तो उसमें पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आता है। अरावली के पश्चिम में तो भारत पाकिस्तान की सीमा तक क्या है, अब मरुस्थलीय क्षेत्र बदल गया है, क्योंकि वहाँ जलवायु परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो उसको हम मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है होने को, लेकिन अब अलग रूप में पढ़ते हैं, उसको मरुस्थलीय क्षेत्र में पढ़ते हैं। लेकिन जो अरावली पर्वतमाला के पूर्व का भाग है, यानी जो मैदानी क्षेत्र है, जो हमारा भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, ये वाला जो हमारा पूरा क्षेत्र आता है, इसको हम राजस्थान के मैदान में शामिल करते हैं। इसका ढाल है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। इस मैदान का एक बहुत बड़ा भाग सागर के पीछे हटने से निर्मित हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे क्या मिलती हैं, लवणीय झीलें मिलती हैं, जैसे कि सांबर, डेगाना, डीडवाना, कुचामन। यहाँ पर जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं उनमें प्रमुख नदी है लूनी, जो कि कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का जल बालोतरा तक मीठा है, उसके आगे खारा है। दक्षिण पश्चिमी भाग में जलोढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम रोहो कहते हैं। जैसा कि आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि थार का मरुस्थल है तो वो मैदानी क्या हुआ है, तो वो मैदान का ही हिस्सा, लेकिन वो मरुस्थलीय क्षेत्र में तब्दील हो गया है, यानी वो मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में पढ़ा जाने लगा है। वैसे हम उसे उत्तर भारत के विशाल मैदान में ही शामिल करेंगे। तीसरा आता है गंगा का मैदान। इसका विस्तार है पश्चिम में यमुना नदी से पूर्व में बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी की सीमा तक। क्षेत्रफल है 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर, लंबाई है 1400 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर। इसकी ढाल प्रवणता है 15 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। यह पश्चिम में ऊंची, जैसे कि सहारनपुर 276 मीटर सर्वाधिक ऊंचा क्षेत्र है, रुड़की 274 मीटर, तथा पूर्व की ओर बढ़ने पर इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। पटना में 53 मीटर ही ऊंचाई है और कलकत्ता में 6 मीटर ही है। इसका ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इस मैदानी क्षेत्र में भावर, तराई, बांगर, खादर, नदी तटवन, नदी विसर्प, गोखुर झील, मृत वाहिकाएँ, खोल, बिल आदि स्थलाकृति पाई जाती हैं। फिर इस मैदान को दोबारा से 3 भागों में बांटा है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। सबसे पहले बात करते हैं ऊपरी गंगा के मैदान के बारे में। इसमें गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड का मैदान और अवध का मैदान आता है। इसकी उत्तरी सीमा शिवालिक पर्वत है, दक्षिण सीमा है 125 मिमी समोच्च रेखा, पश्चिमी सीमा यमुना नदी है और पूर्वी सीमा मध्य गंगा के मैदान द्वारा निर्धारित है। इसमें प्रवाहित होने वाली नदियां हैं गंगा, यमुना के अतिरिक्त काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा और राप्ती। लहरदार इसमें रेत के टीले मिलते हैं, जिन्हें हम बूढ़ कहते हैं। दूसरा आता है फिर इसमें मध्य गंगा का मैदान। ये विस्तृत है घाघरा और गंगा जल विभाजक, सरयू पार मैदान और मिथिला के मैदान में। इसका विस्तार है 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका ढाल बहुत ही कम है, जिसके कारण नदियाँ अपना मार्ग बदलती रहती हैं। इस क्षेत्र में नदी विसर्प, नदी तटवन, घोकुर झीलें आदि स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है निचली गंगा का मैदान। ये जो मैदान है पश्चिम में पटना, उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय की गिरिपथ तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक लगभग 80,970 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मैदान के पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार, पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। इस मैदान के सबसे निचले हिस्से में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा स्थित है। इसके बाद
हम बात करें तो ये जो मैदान है इसके पूर्वी भाग में तिस्ता, जलदकिया और संकोश नदियाँ ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं तथा पश्चिम में महानंदा, अजय और दामोदर नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसके दक्षिण पश्चिमी सीमा में कसाई और स्वर्ण रेखा नदियाँ प्रमुख हैं। राढ़ मैदान छोटा नागपुर पठार के पूर्व में स्थित निचली गंगा के मैदान को राढ़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों से अप्रवाहित है। निचली गंगा के मैदान में सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र क्या है? तो ये सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र का सबसे निचली हिस्सा है, नम और दलदलीय क्षेत्र है जिसमें सुंदरी नामक वृक्ष लगते हैं, इसी कारण इसे सुंदरवन नाम दिया गया है। इसमें डेल्टाई और दलदलीय क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर और मगरमच्छ पाए जाते हैं। लास्ट जो क्षेत्रीय विभाजन में लास्ट जो क्षेत्र है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये उत्तर के विशाल मैदान का पूर्वी विस्तार है। इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर और चौड़ाई है लगभग 80 किलोमीटर। क्षेत्रफल है 56,275 वर्ग किलोमीटर। यह मैदान जो है पश्चिम को छोड़कर चारों ओर से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। पश्चिम में तो इसके आ जाता है गंगा का मैदान। इस मैदान को 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर दो भागों में बांटा है। पहला भाग है उत्तरी असम घाटी जिसमें असम घाटी के लखीमपुर, डिब्रूगढ़, जोरहट, सिंबसागर और दारंग जिले की तेलपुर तहसील शामिल है। दूसरा आता है निचली असम घाटी में नागांव, कुबरी, ग्वालपाड़ा, बारमेटा, कामरूप, नलबाड़ी, कोकराझार जिले और दारंग जिले के कुछ हिस्सों को शामिल किया जाता है। तो ये है जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका विभाजन। अब बात करते हैं उत्तर भारत के मैदान के महत्व के बारे में, अर्थात इसका क्या महत्व है। तो जैसा मैंने आपको बताया विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है क्योंकि नदियों के द्वारा, नदियों की जलोढ़ मिट्टी के द्वारा यह निर्मित क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार की उष्ण और समशीतोष्ण कटिबंधीय फसलों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। भारत की बात करें तो ये भारत का अन्न भंडार है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न और व्यापारिक फसलों का उत्पादन होता है जैसे कि चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट। यहाँ पर जो प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ हैं वो बारहमासी होती हैं जिसके कारण ये क्षेत्र साल भर सिंचाई की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध रहती है। इस मैदान में भूमिगत जल स्तर ऊपर होने के कारण नहर के अलावा नलकूप, कुएँ, पंप सेट आदि का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। समतल भूभाग होने के कारण परिवहन और संचार के साधनों का नेटवर्क आसानी से बिछाया जा सकता है जिसके कारण इन क्षेत्रों में इन सुविधाओं का जाल पाया जाता है। मैदान की ढाल प्रवणता कम होने के कारण यहाँ पर जो नदियाँ हैं उनका उपयोग जलमार्ग यातायात के लिए भी होता है क्योंकि आसानी से नाव को चला सकते हैं। ढाल नहीं होंगे तो वहाँ पर जो नाव को निकालना होगा या चलाना होगा वो आसान रहेगा। इस मैदान का विकास जो है वो टैथिस सागर में होने के कारण यहाँ पर कुछ स्थानों पर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए गए हैं, उनकी भी बहुत अधिक संभावना है। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ, जल की उपलब्धता तथा समतल भूभाग होने के कारण इस क्षेत्र में विशाल जनसंख्या निवास करती है क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो मिट्टी की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ है। सिंचाई के साधनों का यहाँ विस्तार देखने को मिलता है, इसी कारण यह जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये हमारा जो सेकंड भौतिक स्वरूप है भारत का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम अगला जो थर्ड भौतिक स्वरूप है उसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।